नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी? आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है क्योंकि हम भी बोर्ड प्रैक्टिकलों में बिजी थे। स्कूल में बोर्ड प्रैक्टिकल कराई, उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही तो आपसे रूबरू नहीं हो पाए हैं, लेकिन आज फिर आपके साथ मुलाकात हुई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से की होगी। और जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही होंगी। तो फिर घबराए नहीं, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर अपनी मेहनत करते रहें। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम होते हैं लेकिन उसमें परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। अब उन लोगों को ज्यादा परेशानी होगी जिन्होंने पूरी साल पबजी देखा है। अब जब पबजी चलाए हो तो भाई क्या कर सकते हैं, तब तो आप लोग पढ़े नहीं, पूरे दिन रात पबजी पबजी खेलते रहे। अब सिर पे पेपरों का एकदम बोझ आ गया तो अब आप टेंशन में हैं। तो प्लीज इससे हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे, जरा आप घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये पवन परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। हम आपको आपके सफलता तक जरूर पहुंचा के छोड़ेंगे, आपको लेकर जाएंगे। और देखिए अभी भी बहुत समय है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत समय है। अपनी किताब कॉपियों को उठाइए और बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होके, बिल्कुल ये सोच लीजिए सबको भूल जाइए और अपने तैयारी में जुट जाइए। बिल्कुल अभी से भी अगर आप तैयारी करेंगे ना तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एक अच्छी वीडियो के साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। हमारा ये 10th साइंस का वो MCQ वाली सीरीज चल रही है। 3 पार्ट हम कर चुके हैं और ये हमारा आज लास्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 4 है। और इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन है इसमें और कुछ बाकी जो सारे क्वेश्चन रहेंगे वो सब रहेंगे फिजिक्स के। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निषेचन के बाद जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया, जब पुष्पों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा भाग होता है जो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए बच्चे, इसमें पहला ऑप्शन क्या है, पुंकेसर। ऑप्शन ए पुंकेसर है, ऑप्शन बी अंडाशय है, ऑप्शन सी बीजांड है। तो जो पुंकेसर जो होता है, पुष्प का जो पुंकेसर भाग होता है वो होता है मेल भाग होता है, यानी नर भाग होता है। नर भाग को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। और अंडाशय, बी ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अंडाशय। अंडाशय जो होता है, अंडाशय से क्या किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो निषेचन के बाद में जो अंडाशय जो होता है, अंडाशय जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी, यानी कि अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और बीजांड से क्या बनता है, बीजांड से बीज बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। जो द्विनिषेचन होता है प्यारे बच्चों, यानी जो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, दोहरा निषेचन जो होता है, वो विशेष लक्षण होता है। वो किन पादपों का विशेष लक्षण होता है। पहली बात तो दोहरा निषेचन, देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज थी वो किसने की थी। तो एक वैज्ञानिक है नवासिन, नवासिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। तो ये इसकी खोज होगी, वैज्ञानिक होगी। अब वो पूछ रहा है कि द्विनिषेचन जो होता है ना, दोहरा निषेचन जो होता है, किसकी विशेषता होती है। तो प्यारे बच्चों, ये विशेषता होती है आवर्त बीजी पादपों की। जो आवर्त बीजी जो पादप होते हैं ना, आवर्त बीजी पादप, ये उनकी विशेषता होती है, ठीक है, उनकी विशेषता होती है दोहरा निषेचन। यानी कि पुष्पों में 2 बार जो निषेचन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुकुलन पाया जाता है। ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए हाइड्रा में, ऑप्शन बी प्लेनेरिया में, ऑप्शन सी कवक में। तो प्यारे बच्चों, जो मुकुलन की जो क्रिया होती है वो हाइड्रा में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यानी कि अलैंगिक जनन, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कहां पर होती है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी प्लाज्मा। तो जो अलैंगिक जनन
मुकुलन के द्वारा जो होता है वो किस में होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट, ईस्ट यानी इसे हम खमीर भी बोलते हैं। खमीर जो आप ब्रेड वगैरह, जो जितना भी बेकरी का जो सामान बनता है, जैसे ब्रेड है, पापे हैं, ये सब किसके द्वारा बनता है, ईस्ट यानी खमीर उठाया जाता है। जलेबी जो बनती है वो खमीर के द्वारा खमीर उठाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ईस्ट होता है। मुकुलन की जो लैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वो किस में होता है प्यारे बच्चों, ईस्ट में होता है। और ये ईस्ट होता क्या है बेटा, एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है। ठीक है, ईस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय। ऑप्शन नंबर सी शुक्राशय। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन ए है अंडाशय, अंडाशय तो होता है, अंडाशय से क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। ठीक है, गर्भाशय। और जो भ्रूण जो होता है, जो भ्रूण जो बनता है, यानी भ्रूण अंडाशय से क्या, अंडाशय से अंडाणु, अंडाणु से क्या बनेगा, फर्टिलाइज, अंडाणु फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। और भ्रूण जो भ्रूण से शिशु बनेगा। और जो शिशु जो वृद्धि जो करेगा वो कहां पर करेगा, मां के गर्भाशय में करेगा। तो इसका मतलब क्या है, गर्भाशय पाया जाता है, अंडाणु भी पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है। अब देखिए वो कह रहा है कि जनन तंत्र का भाग नहीं है, नहीं कह रहा है। तो कौन सा भाग नहीं है, शुक्राशय। और इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शुक्राशय। क्यों, क्योंकि जो शुक्राशय जो होता है, शुक्राशय में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है। और जो शुक्राणु कहां पर पाए जाते हैं, मनुष्य में, मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, शुक्राशय। अगला ऑप्शन देखिए, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, एक्स, ऑप्शन ए एक्स वाई, ऑप्शन बी एक्स एक्स, ऑप्शन सी वाई। देखिए प्यारे बच्चों, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो हमारी मानव में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो मेल जो होते हैं, यानी पुरुषों में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो क्या होती है, एक्स वाई होती है, यानी एक्स वाई होते हैं। और जो मादाएं जो होती हैं, यानी स्त्री जो होती हैं, उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, यानी कि मनुष्य में, यानी पुरुषों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स वाई से प्रदर्शित किया जाता है क्रोमोसोम्सों को। और जो मादाओं में यानी महिलाओं में जो क्रोमोसोम्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स एक्स से। तो वो क्या कह रहा है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, और यदि महिला का पूछे, यानी स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र पूछे, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी एक्स एक्स। महिलाओं में तो एक्स एक्स हो जाएगा, और पुरुषों की अगर बात करेगा तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टीएच मॉर्गन ने आनुवांशिक प्रयोग किस पर किए थे। एक वैज्ञानिक है टीएच मॉर्गन, उन्होंने जो अपने जेनेटिक्स में कुछ प्रयोग किए थे। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो टीएच मॉर्गन है, उन्होंने अपने जो प्रयोग थे वो किस पर किए थे। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है, फल मक्खी में, ऑप्शन बी घरेलू मक्खी में, ऑप्शन सी बालू मक्खी में। तो प्यारे बच्चों, जो टीएच मॉर्गन थे, उन्होंने अपने जो आनुवंशिकी के जो प्रयोग किए थे वो फ्रूट फ्लाई में किए थे। फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फल मक्खी में। फल मक्खी में उन्होंने अपने प्रयोग किए थे, फल मक्खी पर अपने प्रयोग किए थे। अब देखिए घरेलू मक्खी क्या है। घरेलू मक्खी जो घरों में पाई जाती है, ये हैजा को मतलब हैजा फैलाती है, हैजा फैलाती है मनुष्यों में। और ये है बालू मक्खी, बालू मक्खी को बोलते हैं सैंड फ्लाई। ये सैंड फ्लाई जो होती है, ये एक रोग फैलाती है, काला आजार फैलाती है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण, देखिए एक वैज्ञानिक है मेंडल ने आनुवांशिक के जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे पर किए थे। जेनेटिक्स में मेंडल का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो अपने जो प्रयोग, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो प्यारे बच्चों, जो मेंडल ने जो अपने जो प्रयोग किए थे वो किए थे जंगली मटर पर। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। देखिए मेंडल ने 3 नियम दिए थे आनुवांशिक के, जब वो प्रयोग उसमें जेनेटिक्स में, यानी आनुवांशिकता का एक चैप्टर है आपका आनुवांशिकता, तो उसमें 3 नियम दिए थे मेंडल ने। कौन कौन से, एक तो दिया था, पहला नियम क्या था, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या था, पृथक्करण का नियम। और चौथा नियम क्या था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या
द्विशंकर संकरण का नियम, द्विशंकर, ठीक है। तो ये 3 नियम दिए थे उन्होंने, और पृथक्करण का जो नियम है वो प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, डार्विन, ऑप्शन बी क्या है, मेंडल, ऑप्शन सी क्या है, रॉबर्ट हुक। तो प्यारे बच्चों, जो पृथक्करण का जो नियम दिया था वो किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए जो डार्विन है, डार्विन डार्विन ने क्या दिया था, क्या योगदान था। और रॉबर्ट हुक देखिए, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी यहां से कि जो रॉबर्ट हुक है, यानी कोशिका जो सेल्स होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। और देखिए इन्होंने जो खोज की थी वो कोशिका कौन सी थी, मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। अब देखिए डार्विन जो है, डार्विन ने जैव विकास में योगदान दिया है, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेमार्क और डार्विन का जैव विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक वर्ण का, किसका सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था किसने, डार्विन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र बने होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी गुणसूत्र जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी डीएनए से, ऑप्शन सी न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो प्यारे बच्चों जो गुणसूत्र जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, न्यूक्लियो प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि इनमें से ये जो हमारे 3 ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन बी ये थोड़ी रे सॉरी यहाँ पे ये बी है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, डीएनए, ऑप्शन बी क्या है, राइबोसोम्स, ऑप्शन सी क्या है, आरएनए। तो जो आनुवांशिक जो पदार्थ है, आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं, जेनेटिक मेटेरियल्स जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, डीएनए होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, यानी कि डीएनए क्या करते हैं, ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। यानी कि आनुवांशिक लक्षण जो हमारे जेनेटिक करैक्टर जो होते हैं, यानी कि जो मान लीजिए हमारे जो माता पिता में जो जो लक्षण है, जो क्वालिटी है, उन्हें ये उनकी संतानों में ट्रांसफर करते हैं। यानी माता पिता से किस में जाएंगे, पुत्र में, ठीक है, माता पिता से किस में जाएंगे, पुत्र या पुत्री में जाएंगे। फिर जब उनके बच्चे होंगे तो उनसे उनके पुत्र में या पुत्री में जाएंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों को क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए हो गया, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डीएनए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 डीएनए के तंतु आपस में जुड़े होते हैं। जो 2 डीएनए जो होते हैं उनके जो फिलामेंट होते हैं, जो तंतु जो होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए क्या है हमारा इसमें, पेप्टाइड बंध से, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बंध से, ऑप्शन सी संयोजी बंध से। तो जो डीएनए के जो तंतु जो होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बंध से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध से, यानी बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए मनुष्य में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है, 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछेगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, इसमें दो ऑप्शन राइट होते हैं। यदि इस तरीके से ऑप्शन दे रखा है, जैसे ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 44, तो इसमें यहां पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 46। यानी कि मनुष्य में जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यदि यहां पर पेयर में पूछे कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वहां पर क्या ऑप्शन होगा, 40 जोड़ी, या 40 कह देगा, या 23 जोड़ी कह देगा, या 22 जोड़ी बोलेगा। तो वहां पर जब ऐसा जोड़ी में अगर पूछे, पेयर में अगर पूछेगा क्वेश्चन, तो वहां पर उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 जोड़ी, क्योंकि 23 जोड़ी 40 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। यदि वहां पर 23 जोड़ी दे रखा है और 40 दे रखा है तो कंफ्यूज मत होना, बच्चे क्या करेंगे, हटबड़ाहट, अरे क्रोमोसोम की संख्या 40, तुरंत देखेंगे और उस पर टिक कर देंगे। तो थोड़ा क्वेश्चन को पढ़े, ध्यान से पढ़े। यदि वो जोड़ी में पूछ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएंगे, 23 जोड़ी उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 जोड़ी यानी 23 दूनी 40, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर क्या दे रखा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी इसे यहां देखिए जरा, एफ बराबर कितना दे रखा है, फोकस दूरी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एफ बराबर
10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, आर बराबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आर बराबर पूछ रहा है। तो देखिए फोकस दूरी बराबर क्या होता है? फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा? फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर क्या होता है बच्चे? फोकस दूरी एफ बराबर आर अपॉन 2 होता है, आर अपॉन 2। अब ये पूछ क्या रहा है? आर पूछ रहा है, तो आर को ले आइए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए एफ का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, तो भर दीजिए आर बराबर, आर बराबर आर बराबर आर बराबर आ जाएगा बेटा 10 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 पंजे 10, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। लेकिन बेटा देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन गलत हो गए। इस ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन होंगे, इन ऑप्शनों को चेंज कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन ये गलत लिख गए हैं, ये बाय मिस्टेक हो गया है, इनको आप थोड़ा सही कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20। ठीक है, तो ये ऑप्शन होंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो बेटा देखिए एफ बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, आर बराबर पूछ रहा है, आर क्या है? यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है, एफ क्या? फोकस दूरी है। तो जो फोकस दूरी का जो सूत्र होता है यानी कि एफ बराबर क्या होता है? आर अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है? आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपॉन 2। तो एफ का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, 2 नीचे है, 2 पंजे 10, तो आर बराबर यानी वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई हमारी? 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच में संबंध पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? एफ बराबर आर, ऑप्शन बी एफ बराबर आर प्लस 2, ऑप्शन सी एफ बराबर आर अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है? एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है, यानी एफ बराबर आर बटे 2। तो इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अपतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो ऑप्शन ए देखिए, ध्रुव व फोकस के बीच, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से पीछे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों ध्रुव व फोकस के बीच होगी। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ध्रुव व फोकस के बीच होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, वह क्या होगा? ऑप्शन ए समतल दर्पण होगा, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण होगा, ऑप्शन सी अवतल दर्पण होगा। तो प्यारे बच्चे वो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए देखिए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का। तो जो सबसे अधिक जो दृष्टि क्षेत्र जो होता है प्यारे बच्चों वो किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? देखिए जब प्रतिबिंब बनेगा, जिस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है तभी तो वस्तु दिखाई देगी। जब प्रतिबिंब बनेगा तो तभी हमें कोई चीज दिखाई देगी या कोई वस्तु दिखाई देगी। तो वो क्या कह रहा? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कॉर्निया कहलाते हैं, पुतली कहलाते हैं या दृष्टिपटल कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों वो क्या कहलाता है? दृष्टिपटल कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि दृष्टिपटल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। जो हमारे स्वस्थ नेत्र हैं उनके लिए जो दूर बिंदु कहां पर स्थित होता है?
क्या कह रहा है? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर पर। तो जो स्वस्थ नेत्र जो होते हैं उनके लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है प्यारे बच्चों अनंत पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनंत, यानी बी। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, ध्यान रखना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कह रहा है वो, तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ऑप्शन ए लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी बैंगनी रंग के लिए। यहां ऑप्शन दो ही लिए हैं हमने, ए और बी, इन्हीं में से आपको सही बताना है। तो जो कांच का जो अपवर्तनांक जो होता है वो अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो अधिक विचलन होता है। किसके लिए अधिक विचलन होता है? ऑप्शन ए लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी बैंगनी रंग के लिए, ऑप्शन सी हरे रंग के लिए। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बैंगनी रंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अश्व शक्ति बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सोच लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन कौन सा? एक अश्व शक्ति बराबर है, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक। समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपके 101% आने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में, तो इनको रट लीजिए अच्छी तरह से। हाँ जी, एक अश्व शक्ति बराबर है, ऑप्शन ए यानी अश्व शक्ति, इसे हॉर्स पावर बोलते हैं, यानी ए 1 एचपी बराबर है, ये ऐसे भी आ सकता है, या एक हॉर्स पावर बराबर है, इसे ऐसे भी आ सकता है, या एक अश्व शक्ति बराबर है, कैसे भी आ सकता है। तो ऑप्शन ए देखिए 746 वाट के, ऑप्शन बी 726 वाट के, ऑप्शन सी 636 वाट के। तो प्यारे बच्चों जो एक अश्व शक्ति होता है वो 746 वाट के होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 746 वाट। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 3.6 10 की पावर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ऑप्शन बी 360 जूल, ऑप्शन सी 36 इंटू 10 की पावर 7 जूल। तो जो 1 किलोवाट घंटा जो होता है उसमें जूल की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वो कितनी होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी न्यूटन। वेबर होता है, टेस्ला होता है या न्यूटन होता है? तो प्यारे बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो प्यारे बच्चों जो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? किलोवाट घंटा कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये हमारे जो साइंस की जो एमसीक्यू वाली साइंस यानी 10th क्लास साइंस की जो एमसीक्यू वाली सीरीज चल रही थी वो आज समाप्त होती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और फिजिक्स में वो सारे हमने इंक्लूड कर लिए हैं इसमें। ये जो वीडियो है हमारी, ये जो सीरीज थी ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में संकलित की गई है। आज हमारा ये लास्ट पार्ट था, पार्ट 4। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज जाके हमारे चैनल पर विजिट करें और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो साइंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनको देखें और उसके बाद फिर हमारा ये पार्ट 4 देखें। तो प्यारे बच्चों
अभी एग्जाम में आपके लगभग 10-12 दिन का समय है। 22 फरवरी से आपके एग्जाम है। अभी आज 6 फरवरी हुई है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक बड़े भाई के नाते, कि आप अपनी तैयारी को अब भी दुरुस्त कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए और अपनी किताबों से जुड़िए। तो इधर उधर ना भटक कर, इधर उधर ना घूमकर अपनी किताबों को उठाइए और अच्छी तरह से उनका गहन अध्ययन कीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे उनका अध्ययन कीजिए, और हमसे जो भी आपको सहायता चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको इन क्वेश्चनों को हमें समझाइए या इन क्वेश्चनों पे हमें वीडियो प्रोवाइड कराइए। जब तक आप नहीं बताएंगे, जब तक आप अपनी समस्याओं को नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता लगेगी। तो इसलिए आपसे हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप दिल खोलकर कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।